नमस्कार, मैं आरती सिंह। देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत और स्वागत है आप सभी का 11 स्पेशल में। 11 स्पेशल में आज बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका सीधे सीधे आपसे और हमसे सरोकार है। सरोकार इसलिए है क्योंकि जिन मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं वो हमारा, आपका, हम सबों का भविष्य तय करने वाला है। जी हां, हम चुनाव की बात कर रहे हैं। चुनाव में हम जिन प्रतिनिधि को चुनते हैं वही तो हमारा भविष्य होते हैं। और अब चुनाव की बारी आ रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और लिहाजा मिशन 2024 में सभी पार्टियां जुट गई हैं। दिल्ली में आयोजित बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। साथ ही कार्यकर्ताओं को अगले 100 दिनों का टास्क भी दिया है। दूसरी ओर विपक्ष अब भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझाने में ही जुटे हैं। सवाल यह है कि 2024 में क्या मोदी के विजय रथ को रोक पाएगा इंडिया गठबंधन? एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा होगी। गेस्ट पैनल के पास भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मिशन 2024 में जुटे राजनीतिक दल। बीजेपी का संकल्प तीसरी बार मोदी सरकार। अब की बार एनडीए 400 पार का नारा। एनडीए सरकार 400 पार। लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बजने में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में बीजेपी का रथ चुनावी पटरी पर दौड़ने लगा है। दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें नड्डा से लेकर मोदी तक बीजेपी के बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया, साथ ही जीत का मंत्र भी दिया। अधिवेशन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा तीसरा टर्म, हम राजनीति नहीं राष्ट्र नीति करने आए हैं। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। मैं बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूं। मैं राष्ट्र का संकल्प लेकर निकला हुआ व्यक्ति हूं। अगर मैं अपने घर की ही चिंता करता तो आज करोड़ों गरीबों के घर नहीं बना पाता। मैं देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए जीता हूं, जागता हूं, जूझता रहता हूं। देश के करोड़ों युवाओं, करोड़ों बहनों बेटियों, करोड़ों गरीबों का सपना ही मोदी का संकल्प है। 2024 में एनडीए 400 पार के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, जबकि बीजेपी का संकल्प 370 सीटें जीतने का है। इसे लेकर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नई उमंग, नए उत्साह, नया विश्वास और नए जोश के साथ काम करने को कहा। अधिवेशन में पीएम मोदी ने न सिर्फ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, बल्कि अगले 100 दिनों के लिए कार्यकर्ताओं को टास्क भी दिए। दूसरी ओर विपक्षी दल अब भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले भी सुलझाने में जुटे हैं। दिल्ली में नेशनल अलायंस कमेटी के साथ जेएमएम के नेताओं की बैठक हुई। इस दौरान झारखंड कांग्रेस के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। बैठक के बाद फॉर्मूले पर करीब करीब सहमति बनने का दावा किया गया। उन सारी बातों पर लगभग सहमति बन चुकी है। आला नेतृत्व को निर्णय लेना है और जो जेएमएम के साथी आए हैं सभी लोगों ने बातचीत की है। हम समझते हैं बातचीत सकारात्मक हुई है और बहुत जल्द निर्णय सामने होगा। बात तो झारखंड को लेकर भी हुई, बंगाल को लेकर भी हुई, उड़ीसा को लेकर भी हुई, बिहार को लेकर अभी थोड़ा चूंकि परिस्थिति नया बना है तो उस पर फिर से बात। 14 सीटों पर समझौता हो गया। ठीक है, कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं, सभी सहयोद्धा। 28 विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाई थी, लेकिन धीरे धीरे कर कई दलों ने गठबंधन से किनारा कर लिया। किसी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो कोई मोदी के रथ पर सवार हो गया। झारखंड की बात करें तो राज्य में लोकसभा की 14 सीटें हैं। बीजेपी का संकल्प सभी सीटों पर एनडीए की जीत का है, जबकि अब की बार गठबंधन के नए नाम के साथ जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी मोदी के विजय रथ को रोकने की तैयारी में है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से भावना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो अब की बार 400 पार। ये अधिवेशन बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन। हमारे गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और देखिए संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हैं। बहुत स्वागत है संजय जी आपका। और तनुज खत्री जी, डॉक्टर तनुज खत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेएमएम प्रवक्ता है। और थोड़ी देर में हम बीजेपी के प्रवक्ता से भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल डॉक्टर संजय जी आपका और डॉक्टर तनुज खत्री आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। 11 स्पेशल में हम आज ये मुद्दा इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि देखिए बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन था और ये खासकर ये प्लेटफॉर्म इसलिए तैयार किया गया क्योंकि अब कभी भी लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बज सकती है। तनुज जी हम आएंगे आपके पास, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस से ये सवाल कि 400 पार का नारा है, कांग्रेस कितनी तैयार है बीजेपी के रथ को रोकने के लिए, एनडीए के रथ को रोकने के लिए? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कभी भी हम लोग लोकतंत्र में राजनीतिक विमर्श करते हैं तो उसका आधार होता है जनमत। बगैर जनमत के कोई राजनीतिक विमर्श हो ही नहीं सकता है। और जनमत होता है जनता के वास्तविक मुद्दों पर, छंद मुद्दों पर नहीं होता है। जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं वो अभी पटल पर हैं, वो दिख रहे हैं। वो आपको दिख रहा है किस तरह से हमारे किसान एमएसपी, ऋण माफी और मुकदमों को वापस लेने के मुद्दों पर किस तरह से वो जी सरकार के सामने एक ऐसी चुनौती के रूप में खड़े हैं कि सरकार को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपने पुराने वादे को जो 2 साल पहले किया गया था उसको वो किस तरह से फिर से एक नया जामा पहनाकर और किसानों को फुसलाने का काम करे कि ये सरकार अपनी गारंटी को। आप ये उनकी खामियां बता रहे हैं। मेरा सवाल ये था संजय जी कि आप रोकेंगे कैसे? आपके पास देखिए किसी भी सामने अगर कोई आप किसी युद्ध के लिए तैयार हो रहा है तो आपके पास वेपन, आपके पास कौन सा हथियार है? आप युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपने इंडिया अलायंस भी बनाया, लेकिन उसकी हालत क्या है ये दिख रहा है, धरातल पर क्या वो बन पाया है ये भी दिख रहा है। आप रोकेंगे कैसे? मुझे बस एक लाइन में ये बताइए, कैसे रोकेंगे? मोदी जी और भाजपा को यहाँ की जनता रोक रही है। यहाँ की आबादी को ग्रामीण देखेंगे, 68% आबादी ग्रामीण है। और अगर ग्रामीण आबादी में किसानों की बात की जाए तो उसमें किसान ही ग्रामीण आबादी होते हैं। पिछला 2 टर्म भी यही ग्रामीण थे ना सर। बात को समझा जाए, किसान एक वर्ग होते हैं, उनको जाति धर्म क्षेत्र में बांटेंगे आप तो बढ़ जाते हैं। जब अपने वर्ग के मुद्दे पर आते हैं तो कार्ल मार्क्स हमेशा कहते थे क्लास स्ट्रगल बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। अभी पूरे देश के किसान देख रहे हैं कि किस तरह से उन पर ड्रोन से टीयर गैस बरसाया जा रहा है, किस तरह से आप अब छोड़ दीजिए, हम वर्णन नहीं करना चाहते, अभी तो सारे चैनल्स पे उसको दिखलाया जा रहा है, उसको हम स्किप करेंगे। द काइंड ऑफ कन्फ्रंटेशन विच इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द फार्मर्स एंड द स्टेट अथॉरिटीज इज अनप्रेसिडेंटेड। ये आपको लगता नहीं कि आज के दौर में जब इतना इंस्टेंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, ये कहां कहां तक नहीं पहुंच रहा है? और आप जिस दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं, आपको पता है भी किसान का प्रति दिन का आय कितना है? 37 रुपीज उसका प्रतिदिन का आय है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक्स बोलता है। आप किसान निधि योजना से जो उनको राशि देते हैं वो क्या देते हैं? वो एक बेसिकली सांकेतिक राशि है जो उनको सिर्फ ये स्टैटिस्टिक्स की बात आप कर रहे हैं, क्या ये चीजें माकूल होंगी उस पार्टी के लिए जो विश्व की नंबर 1 पार्टी है होने का दावा करती है, साथ ही साथ ये कह रही है कि हमें अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है? आपने सुना होगा, जरूर विरोधी हैं लेकिन सुना जरूर होगा कि पीएम मोदी ने ये कहा कि हम एक दिन की तैयारी करते नहीं, हम हमेशा तैयारियों में लगे ही रहते हैं। चुनाव की तैयारियों में हमें अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है। 100 दिनों का लक्ष्य भले ही दिया है क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है। ये समीकरण से अलग धरातल पर कितनी बातें हो पाई हैं? देखिए आप कांग्रेस की तरफ से, मैं अभी अलायंस की बात बिल्कुल नहीं करूंगी, तनुज जी के पास जाऊंगी तब अलायंस की बात होगी। आपने बहुत इंटेलिजेंट सवाल किया, हम उसका एक सिंपल जवाब देते हैं। 4 राउंड किसानों से बात हो गई, पहले एक मुद्दे का समाधान निकाल दें, एक गारंटी को पूरा कर दें जिससे जुड़ा हुआ है देश का 68% आबादी, 68% वोटर्स। और आप जानते हैं जब वोटर टर्नआउट होता है 2019 का जो लोकसभा के इलेक्शन का वोटर टर्नआउट निकालेंगे ईसीआई के डेटा से तो पाएंगे कि ग्रामीण वोटर्स अधिक परसेंटेज में टर्नआउट करते हैं इन कंपैरिजन टू अर्बन वोटर्स।
तो अगर आप नाराज कर रहे हैं उन मतदाताओं को जो अन्नदाता हैं, जो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डिमांड जनरेट करते हैं, फूड सेल्फ सफिशिएंसी को भी वो इंश्योर करते हैं, और आज जो हमारा फूड जो सिक्योरिटी एक्ट बना है, जो 80 करोड़ जनता को मोदी जी ने कहा है कि मैं 5 करोड़ मुफ्त अनाज दूंगा, तो अनाज कहां से लाएंगे? चलिए, सिर्फ आप किसानों पे ही अटके हैं, मैं और भी मुद्दों पर आपसे राय जानना चाहती हूं, लेकिन आप अब तक जितना वक्त आपको मिला, आप सिर्फ एक ही मुद्दे पर अटके रहे, किसान पे। इस बीच अपने दर्शकों को यह बताएं कि हमारे साथ प्रदीप सिन्हा जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। प्रदीप जी, हम आएंगे आपके पास, फिलहाल पहले बातें कर ले, जो आपके विरोधी रहे हैं उनसे पहले हम बात कर ले, फिर मोदी जी के भाषण पर आएंगे। मोदी जी का क्यों ये कहना है कि भाई आप तीसरा टर्म हमें अगर लेकर आ रहे हैं तो ये मुझे सत्ता सुख नहीं चाहिए, मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। तनु जी, सुना आपने, कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस के पास आप अभी डॉक्टर संजय जो भी बातें कह रहे थे, मुझे लगा कि सिर्फ एक ही टॉपिक को वो पकड़े हुए थे, किसान, खेती और किसानों का आंदोलन। लेकिन इसके अलावा भी मुझे लगता है कि देश में ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी को या फिर एनडीए को सीधे तौर पर घेरा जा सकता है। कमी रही है, अलायंस बनाया गया, जेएमएम यहां पर कितनी मजबूती से खड़ा रहेगा, क्योंकि यहां पर जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में होगा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। देखिए, निश्चित रूप से आरती जी कई फ्रंट हैं और उन सभी फ्रंट का जिक्र देश के प्रधानमंत्री कई बार करते रहे हैं। शक्तियों का नाम देते हैं वो, महिला शक्ति, गरीबों की शक्ति, युवाओं की शक्ति, किसानों की शक्ति। जिस प्रकार से महिला और किसान दिल्ली की सड़कों पर थे, जिस प्रकार से युवा बेरोजगार है और बेरोजगारी का आंकड़ा संसद अब देने से मना करती है, सरकार अब देने से मना करती है। लास्ट जो आंकड़ा आया था वो 40% समथिंग कुछ था। तो इकोनॉमिक्स टाइम्स ने एक स्टोरी बंद की थी पिछले दिनों, जिसका एक बहुत ही, मैं समझता हूं कि आज उसी परिदृश्य में देश है और भारतीय जनता पार्टी है। सोअरिंग हाई एंड एंड फॉलिंग लो एंड, ये बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अंत इनका कहां होता है? आकर के गिर जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। आप बात करते हैं कि हमने प्रति व्यक्ति इनकम को बढ़ाने का काम किया, हाँ। लेकिन आप ये नहीं बताते हैं कि प्रति व्यक्ति आय के रैंकिंग में भारत 141वें स्थान पर है। आप बताते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। ये दोनों साथ में नहीं चलता है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये सच्चाई है इस देश की। हम अनाज देने का विरोध नहीं करते हैं, आप गरीब ही इतना कर देंगे तो आपको देना ही पड़ेगा अनाज लोगों को। तो आप कैसे आत्मनिर्भर की भारत की बात करते हैं? आप कैसे रोजगार की बात करते हैं? आपने सरकारी नियुक्तियों को खत्म कर दिया। आपने जो देश जो 70 सालों में देश को गढ़ने का काम हुआ था, जहां जहां, मैं दोहराता हूं उस बात को, क्यों दोहराता हूं? क्यों जहां जहां इंडिया, आप ये सारे सवाल सुनिएगा, जहां जहां इंडिया था, इंडिया भारत, उसको आपने बेचने का काम किया। चाहे वो इंडियन रेलवेज हो, चाहे वो बीएसएनएल हो, जो सरकारी उपक्रम, सभी सरकारी उपक्रम, एयरपोर्ट को आपने बेचने का काम किया। तो अब अगली तैयारी आपकी है कि पूरा देश आप बेच देंगे अपने। लेकिन तनु जी, आज आपने सुना होगा ना, अमित शाह को भी सुना होगा, प्रधानमंत्री को भी सुना होगा, उन्होंने दोनों की बात, अगर भाषण को आप देखें तो एक चीज समानता थी कि पिछला जो 10 साल रहा उनका कार्यकाल, एनडीए का कार्यकाल, उसमें ऐतिहासिक काम हुए हैं और बहुत से ऐसे फैसले लिए गए, चाहे वो आतंकवाद का फैसला हो, जम्मू कश्मीर का मसला हो, 3 तलाक का मसला हो, इन सब चीजों के इन फैसलों ने, मैं भूल जाऊंगा फिर आपकी ज्यादा पूछने लग जाइएगा। तो आपने 2 प्रमुख बातें कही, एक आतंकवाद और दूसरा 370। आज तक आप पुलवामा के बारे में नहीं बता पाए कि कहां से आरडीएक्स आया। झारखंड के भी शहीद उसमें थे, आपने सूली पर चढ़ा दिया और आप उसी मुद्दे को लेकर के चुनाव में गए। शहीदों के मुद्दों को लेकर के चुनाव में कोई जाता है क्या? और दूसरा आपने क्या, 370, ठीक है आपने किया, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर में चुनाव क्यों नहीं हुए? आपने कहा था कि यहां चुनाव होंगे, क्यों नहीं हुए चुनाव? क्यों नहीं करवा पाए आप चुनाव?
ये बहुत बड़ा सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी को देश पूछेगा। जब आप इसको उपलब्धि में गिनने का काम करेंगे तो पीछे से एक सवाल भी आएगा कि आप सैनिकों के नाम पर, देश के सोल्जर्स के नाम पर वोट मांगने की बात करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। और जो वो भाषण की बात है, ये 400, मैं इसको भी कंक्लूड कर देता हूं। ये हैप्पी नैरेटिव चलाते हैं। हैप्पी नैरेटिव का मतलब है कि खुशनुमा कहानियां इस तरीके से परोसो कि बता दो कि 400 तो हम जीत ही गए हैं। अरे कैसे जीत जाइएगा? क्या है मतलब? जो मन में आया वो बोल देंगे। पिछले दिनों तो और सबसे बड़ी विडंबना हुई। इस देश ने देखा कि ये 400 बात की, आज तो चलिए अपने अधिवेशन से कह रहे हैं, वहां से आपको जितना झूठ बोलना है बोल सकते हैं, आजादी है, क्योंकि आपका कार्यक्रम है। लेकिन पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री ने भारत की संसद से ये बातें कही कि हम इतनी 300 पार सीट लाएंगे। शर्म आनी चाहिए। जहां आपको कानून बनाना था युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, वो तो बनाने का काम आपने नहीं किया, लेकिन आप उस संसद का भी, उस सम्मानित पार्लियामेंट का इस्तेमाल किया अपने चुनावी भाषणों के लिए। लेकिन इसके लिए ये भी तो है ना तनुज जी, उन्होंने अपनी पार्टी के अधिवेशन में कहा, उन्होंने कोई ऐसे फोरम पे नहीं कहा है। मैंने वही तो कहा कि आज तो पार्टी के अधिवेशन में कहा, ये तो चलिए जायज है। आप वहां जितना मर्जी हो सके झूठ बोले, जितनी मर्जी हो सके मन गलत आपके इन सवालों का जवाब प्रदीप जी से ले लेते हैं। लेकिन देश की संसद से कहा था पिछले सत्र में। प्रदीप जी, तनुज जी ने बहुत सारे सवाल किए हैं, एक एक करके जवाब दे दीजिए। नहीं, उसके पहले संजय जी भी बोल रहे थे, उनके बातों से शुरू करता हूं। और वो कृषि के मामले पर अटके पड़े थे, तो मैं उनको एक बताऊं कि 16 अप्रैल 2010 जब यूपीए 2 की सरकार चल रही थी, तब प्रकाश जावड़ेकर ने संसद में प्रश्न किया था, और उस वक्त के जो राज्य मंत्री थे कृषि विभाग के, केटी थॉमस, उन्होंने कहा था कि नहीं, हम एमएसपी नहीं दे सकते। इसको सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। और उन्होंने अपने बयान में भी कहा कि 50% प्लस कॉस्ट विच डिस्टॉर्ट द मार्केट। तो आप समझ सकती हैं कि जब सत्ता में होते हैं तो इनका सुर अलग होता है। विरोधी, जब जैसे ही विरोधी पक्ष में आते हैं, ये किसानों के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। और जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लेकर ये बड़ा ढोल पीटते हैं, 2006 में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी गई। कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त, यूपीए 1 की सरकार चल रही थी। 2014 तक उस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये तो हमारी सरकार आने के बाद स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को अक्षरशः लागू करने का एक प्रयास किया गया। ठीक है, सारी मांगे नहीं मानी गई उसमें भी, लेकिन अधिकतर मांगों पर हमने कदम आगे बढ़ाया। अब इनको लगता है कि किसानों के पक्ष में हम ही खड़े हैं। तो 2004 से लेकर 14 तक आप क्या कर रहे थे? एमएसपी लागू कर देते आप। लेकिन निश्चित रूप से जिनको सिर्फ राजनीति करना है, आज किसानों पे कंधे पर बंदूक रखकर अपना चलाएं, उसके लिए स्वतंत्र है। अब मैं आता हूं तनुज खत्री जी की बात पर, कि इनको लगता है कि पुलवामा का मामला अभी तक इनके दिमाग से जाता नहीं है। और उसके बाद कितनी घटनाएं हो गई, पाकिस्तान में किस तरह से एयर स्ट्राइक हुआ, किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ये सारी चीजें इनके मतलब स्मरण में है ही नहीं। और पहले इनको मैं स्मरण दिला दूं कि बस स्टैंड में, पार्क में, रेलवे स्टेशन में सीट के नीचे अगर कोई अज्ञात वस्तु रखी हुई हो तो कृपया उसे हाथ ना लगाएं। पार्क में जाएं तो सावधानी से जाएं, यहाँ धमाके, वहां धमाके, कभी रेल में धमाके, कभी बस में धमाके, कभी मंदिर में धमाके। आज वो कुछ नहीं हो रहा है तो इनको गले से नहीं उतरता है कि आतंकवाद की जो जड़ें थी वो अब सीमा पार तक ही सीमित रह गई हैं। कुछ इक्का दुक्का घटनाएं कश्मीर में जरूर होती हैं, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। इनकी तरह नहीं है कि हम हमारे सैनिकों का सिर काट कर ले गए लेकिन प्रधानमंत्री खामोश रहे, उसका अब जवाब दिया जाता है। और इनको ये बताऊं मैं कि जो 10 साल का आज नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में सारी बातें रखी, और ये जो आज तक उसी घिसे पीटे टेप रिकॉर्डर को बजाते रहते हैं समय समय पर, बेरोजगारी महंगाई, बेरोजगारी महंगाई, तो मैं समझता हूं कि तनुज खत्री जी को स्टार कैंपेनर होना चाहिए इस इंडिया अलायंस का। नहीं, लेकिन एक सवाल मेरा भी रहेगा, प्रदीप जी। चलिए ठीक है, आतंकवाद के मुद्दे पे आप कह रहे हैं। आरती जी हम भी कुछ बोलना चाहेंगे। बस मैं एक सवाल मैं ले लेती हूँ। प्रदीप जी ये कहेंगे ना, महंगाई को लेकर, किसानों के आंदोलन को लेकर, भले मैं संजय जी को ये कह रही थी कि आपके पास सिर्फ एक मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दे भी अहम है। महंगाई देखिए, बेरोजगारी देखिए, आतंकवाद छोड़ दीजिए, आतंकवाद से मुक्ति दिलाई आपने, बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो बहुत ऐतिहासिक रहे।
लेकिन कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, कुछ बेसिक फ्रंट्स हैं जिस पर बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाकाम रही है। चाहे अब महंगाई को लेकर जितने सवाल पूछे जा रहे हैं, बेरोजगारी की बातें हो रही हैं, किसानों का आंदोलन देखिए क्यों इतना लंबा खिंच रहा है, इन सब मुद्दों पर तो बात होगी ना प्रदीप जी। देखिए, किसानों का आंदोलन आज 2 साल के बाद फिर सड़कों पर तब आया है जब चुनाव की घोषणा होने जा रही है। इनको अभी तक ये मुद्दे याद नहीं आ रहे थे, तो निश्चित रूप से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और कहीं ना कहीं से इनको फंडिंग की जाती है। और वो किसान सिर्फ पंजाब के किसान क्या रिप्रेजेंट करते हैं पूरे देश के किसानों को? क्या पूरे देश के किसानों की भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं? निश्चित रूप से नहीं। पूरा देश का किसान अगर आंदोलित होता तो मैं समझता हूं कि किसान आंदोलन जो है, तथाकथित किसान आंदोलन। संजय जी आपके लिए सवाल संजय जी का सवाल है आपके लिए, जरा सुन लीजिए। एक मिनट, जरा सा पूरा कर दूं। प्रदीप जी, आप अभी जवाब देने की भूमिका में है, आपसे बहुत सारे जवाब लेने हैं, इसलिए भी लेने हैं क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, ये है कि राजनीति नहीं करना है, राष्ट्र नीति करना है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। और अगर राजनीति करनी है तो फिर आपको जवाब भी देने होंगे बहुत सारे सवालों के। संजय जी फटाफट सवाल कर लीजिए आप। देखिए, राजनीति में बैठा हूं आपके समक्ष। राजनीति में एक मूल मंत्र है, राजनीति को जनवादी होना पड़ेगा। जब तक राजनीति जनवादी नहीं होगा, वो राजनीति सिर्फ सतही राजनीति होगा जो छंद मुद्दों पर बस आपका हलचल मतलब बनाएगा। बीजेपी जनवादी नहीं है? नहीं, बिल्कुल जनवादी नहीं है। प्रदीप जनवादी जी। होता तो बेरोजगारी आज चरम सीमा पर नहीं होता, महंगाई की मार आज शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसे पीड़ा की तरह नहीं होती जिसको हर भारतीय नागरिक महसूस कर रहा है, सिवाय 1% जो धन्नाट हो गया है। 1% भारत का धन्नाट हो गया है। प्रदीप जी जवाब दे दीजिए, हमें ब्रेक पर भी जाना है। और वही 1% आज आप जानते हैं वो बहुत चिंतित है कि अगर ये भाजपा की सरकार जो दंभ गुरूर के साथ कह रही है बगैर जनता के पास गए हुए कि उसको कितनी सीटें मिलने जा रही है, वो चिंतित है कि भाजपा गिरेगी तो वो धराशायी हो जाएगा। उसके इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जब खुलासा होने जा रहा है वेबसाइट पर ईसीआई का 13 मार्च को, तब पता चलेगा कि इस देश में कॉरपोरेट और बीजेपी के बीच का जो रिश्ता है वो क्या है, क्या क्विड प्रो को हुआ है, किन किन नीतियों का निर्धारण कॉर्पोरेट हाउसेज ने डोनेशंस के माध्यम से करवाए हैं। आप कहां हैं? आप अभी जहां पर हैं वो देश की सबसे बड़ी अदालत है, वो जनता की अदालत है। वहां पर आपके नेता आज ऐसे गिर गए हैं कि एक तरफ किसान उनको बोल रहे हैं खबरदार, अब हो गया तुम्हारा बहुत ज्यादा गारंटी का वादा। जवाब नहीं लेंगे क्या? जवाब ले लीजिए आप प्रदीप जी। अब आ गया समय गारंटी को वास्तव में गारंटी को विनम्रता से बोलने का कि हमने सिर्फ आपको बहरूपिया की तरह छला है, सिर्फ छला है। और छलने की राजनीति को जवाब ले लेते ना, मुझे ब्रेक पर भी जाना है। संजय जी का सवाल हो चुका है, आप जवाब दे दीजिए प्रदीप जी। जी, किसान वाली बात अभी छोड़ दीजिए, मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात कर लीजिए। बॉन्ड पे बात जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर ये जो बहुत उछल रहे हैं और हर्ष ऐसा मना रहे हैं कि जैसे मानो इनकी जीत हो गई, तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ठीक है 5500 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के फंड में आई है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी अगर 1100 करोड़ रुपए मिलते हैं, टीएमसी जो सिर्फ एक राज्य तक सीमित है, अगर उसको 1092 करोड़ रुपए मिलते हैं तो हमारी हैसियत तो कम से कम कांग्रेस पार्टी से 6 गुनी तो ज्यादा है ही ना। 5500 करोड़ मिल गए तो इस पर हाई तौबा मचाने की क्या आवश्यकता है? और टीएमसी जो सिर्फ एक स्टेट की पार्टी है उसको 1092 करोड़ मिले तो सिर्फ ऐसा नहीं कि कोर्ट का आदेश सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर लागू होगा, वो सारी चीजें जो एसबीआई के माध्यम से सार्वजनिक की जाएगी और ईसीआई की वेबसाइट पर डाली जाएंगी, उसमें डॉलर का नाम कांग्रेस पार्टी को किन लोगों ने चंदा दिया, टीएमसी को किन लोगों ने चंदा दिया, इसकी भी खुलासा होने जा रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की जो एक तरफा कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं एकांगी रूप से सिर्फ अपना विजय दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब जहां तक मैं समझता हूं कि ये जो बेरोजगारी की बात बार बार कर रहे हैं, तनुज खत्री जी भी कर रहे थे, ये भी कर रहे हैं, तो ये सारे विषय लेकर ये कई चुनावों में जा चुके हैं। 2019 के भी चुनाव में गए थे, उसके बाद 2019 के बाद कई राज्यों के चुनाव भी हुए, लेकिन कमोबेश इनको पूरे देश में जिस तरह से चुनाव हुए लोगों ने इनकी बात को माना नहीं। और एक बात कहूं कि जब 2014 में मनमोहन सिंह जी ने सरकार छोड़ी, चुनाव में जब हार गए वो,
तो उस समय डबल डिजिट में इन्फ्लेशन रेट था। आज तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, उसके बावजूद भी अगर हम महंगाई को कंटेन करके रखें, आरबीआई ने जो एक सीमा तय करके रखी है कि 6% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो उसके नीचे अगर है और रूस और यूक्रेन का लंबा खींचता युद्ध हो, चाहे अन्य जो आप में कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट के देशों में जो कुछ चल रहा है, उसका प्रभाव हम पर भी पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद अगर पिछले 22 महीनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी सरकार नहीं कर रही है, तो इसको आप क्या कहेंगे कि सरकार के स्तर पर मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है। निश्चित रूप से वित्तीय आपने जो आंकड़े गिनाए हैं, तनुज जी भी बहुत सारा आंकड़ा लेकर आए हैं स्टूडियो में, बहुत सारा आंकड़ा है। तनुज जी का सवाल मैं लूंगी, तनुज जी का सवाल मैं लूंगी क्योंकि बहुत लंबी ये बातचीत हो गई। तनुज जी, हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, आप ही का सवाल लेंगे, ब्रेक से वापस लौटेंगे। हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं वरिष्ठ नेता प्रदीप सिन्हा जी, डॉक्टर संजय हमारे साथ कांग्रेस से, और डॉक्टर तनुज खत्री हमारे साथ जेएमएम से जुड़े हुए हैं। बिना वक्त गवाए तनुज जी आपके पास मैं जाती हूँ, बहुत देर से आप कोशिश कर रहे हैं सवाल पूछने, पूछिए सवाल आप। नहीं, देखिए, सवाल तो हम तो पूछेंगे, लेकिन उनको हाँ। प्रदीप जी को जो जवाब देना था, उन्होंने मेरा किसी भी सवाल का जो सही जवाब नहीं दिया। गोल मटोल उसको घुमाने का अच्छा प्रयास किया, लेकिन नहीं सफल हो पाए। पुलवामा पर जवाब नहीं दिया कि आरडीएक्स कहां से आया, इस पर जवाब नहीं दिया कि आप शहीदों को लेकर के चुनाव में जाते हैं, उनके नाम पर वोट मांगते हैं, इस पर जवाब नहीं दिया। किसान की बात मैंने तो छेड़ी भी नहीं थी, लेकिन इन्होंने उसको छेड़ने का काम किया और यहां तक बता दिया कि वो कहीं से स्पॉन्सर्ड है, किसी एक धर्म जाति के नहीं होते हैं। अरे तो पिछली बार क्यों किसी एक विशेष दिन में, गुरु नानक जयंती के दिन प्रधानमंत्री क्यों आए थे और देश से माफी मांगी थी किसानों से? क्यों उस दिन देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी थी? अरे पुनः माफी मांगनी पड़ेगी। आपने फिर से उन्हीं किसानों को छेड़ने का काम किया है जो अन्नदाता होता है, उसको अब धर्म और जाति के आधार पर बांटने की बात कर रहे हैं। अब आते हैं वापस इनके जो इनका एजेंडा है, जिस प्रकार से ये ढकोसली बातें, मैंने तो शुरुआती कमेंट में कहा कि ये हैप्पी नैरेटिव चलाने में, और चूंकि मैं मार्केटिंग का, मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूं, ये मार्केटिंग के भरोसे चुनाव में जाते हैं, बखूबी एडवर्टीजमेंट कैंपेन के बदौलत चुनाव में जाते हैं। जनता से जुड़े, जनता के मुद्दों से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। इन्हें ना युवाओं से सरोकार है, ना इन्हें, अरे आप बताइए, आप तो काला धन कहते थे पिछले 10 साल पहले जब आप आ रहे थे, तो आपके कार्यकाल में स्विस बैंक का जो जमा राशि थी वो 10 गुना कैसे बढ़ गई? क्यों नहीं आया काला धन? और आपने नोटबंदी करके काला धन लाने की बात कही, 99.99% पैसा वापस चला गया, यही था काला धन। और आपके जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी संसद पहुंचे थे जीत करके, तो मनरेगा पर मजाक उड़ाया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, हंसी ठहाके लगाए थे मनरेगा पर, मनरेगा योजना को असफल और उसका अपमान करने का काम किया था। लेकिन वही जब कोविड आया तो वही मनरेगा ने जान बचाई, ये तो उसी मनरेगा की वाहवाही की। अरे आप तो आधार कार्ड को पता नहीं क्या क्या बताते थे, विदेशी एजेंट बताते थे कि सारा डेटा विदेश चला जाएगा। आज आप बाय फोर्स बोलते हैं कि आधार कार्ड से अगर लिंक नहीं होगा तो बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। बाकायदा 1000 रुपीज पेनाल्टी भी भरना पड़ेगा, पैसा भी भरते हैं लोग, लाइनें लगती हैं। आज भी आधार कार्ड में फोटो चेंज कराने जाओ, नाम चेंज कराने जाओ तो लाइनें लगती हैं। आप तो उसको गलत बता रहे थे। चलिए जवाब ले लेते हैं। नहीं, ये जवाब है, क्या जवाब देंगे? सर जवाब दे दीजिए, प्रदीप जी जवाब दे दीजिए। देखिए, सवाल भी वही करेंगे, जवाब भी वही देंगे। नहीं नहीं तय कर दिया कि नहीं, इनको हम तो पता, सवालों इनको का ये जवाब लग रहा है दे कि नहीं आपके सकते। पास इन सारे मुद्दों का कोई क्योंकि- जवाब नहीं है, बीजेपी के पास, आपके पास नहीं, बीजेपी के पास। नहीं, पूरे भारतीय जब- जनता पार्टी के पास नहीं है, हाँ, वही उनके मैं- पास क्या जवाब संतुष्ट हो रहेगा? जाता है। देश के प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं है। मैं कौन सी हल्की बात कर रहा हूं? मैं तो जो संसद में ऑन रिकॉर्ड का है उसकी बात कर रहा हूं। जवाब ले लेते हैं तनुज जी। बिल्कुल लीजिए, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। जवाब कम से कम ले झारखंड जी, तो सुनेगा। प्रदीप जी। जब कोई व्यक्ति आत्मसंतुष्ट हो जाता है ना, तभी वो ऐसी बातें करता है कि नहीं, हमने जो सवाल पूछे उसका अच्छा, जवाब निजी किसी के चीजों पास से नहीं। क्या मिलेगा? आप मतलब जवाब सबसे दीजिए ना, सुपर वन कीजिए इंटेलिजेंट ना, अपने आप को समझना। जवाब दीजिए जी, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए ना। आपकी बारी में तो मैं बोल नहीं रहा था। अच्छा, मैं अब चुपचाप इसी सुन पर रहा था ना। डिबेट को डिरेल करना धीरज तो अलग रखिए विषय कम से है। कम। ठीक है नहीं, इतनी तो आप धीरज रखिएगा ना। सुनिए, आपकी बातों को मैंने सुना। सुपर इंटेलिजेंट बनने की कोशिश ना की जाए,
है ना, मैंने आपकी बातों को सुना है। तो आप अभी ओवर खुद की इंटेलिजेंट क्यों कह रहे बन रहे हैं? कि मैं तब आप मार्केट ओवर के बारे में- इंटेलिजेंट तो फिर व्यक्तिगत टिप्पणी कीजिए, सब आपका पर्सनल मत लीजिए। सुन तो लो भाई। मैं बस आप ये व्यक्तिगत टिप्पणी अरे सुन तो कीजिएगा तो लो। फिर सब आपका तनु इंटेलिजेंस जी, निकल जाएगा, 2 प्रदीप मिनट जी, लगेगा। सुनिए, सुन तो लीजिए ना, जी, सुन तो मेरी लीजिए बात ना। सुनिए। नहीं, नहीं, आप नहीं, इसी तरह से तनु जी, बिहेव कर रहे हैं। आप आप बहुत अहम अभी मुद्दा बता रहे है। थे वो आप। क्या बोल रहे हैं? ओवर इंटेलिजेंट क्या है? प्रदीप जी देखिए, इसे पर्सनल नहीं लेते हैं। अरे, सुपर पार्टी- इंटेलिजेंट बोल रहा हूँ आपको। राजनीति क्या? एक विचारधारा है, आप अपनी सुपर विचारधारा इंटेलिजेंट की बोल रहा बात हूँ। करें। नीचे लग जवाब गई नहीं आपको। देना चाहते हैं आप? नहीं चलिए दे ठीक है, पाएंगे। तनु जी देख लेते, सुन लेते मैं तो हैं। आपकी बातों को धैर्यपूर्वक सुन रहा हाँ था। प्रदीप जी, आप धैर्यपूर्वक कंटिन्यू जवाब करिए, दीजिए आप ना। कंटिन्यू करिए। अब तनु जी सुनने मैं उनकी वाले हैं, बातों को सुन कंटिन्यू। रहा था ना। चीजों से उठ करके कभी तो आई मैं उनकी सार्वजनिक बातों को चीजों सुन पर रहा जवाब था, मैंने उनके दीजिए। बीच में टोका टोकी नहीं किया हमने। अच्छा ठीक है, अभी आप बोल अरे लीजिए। यार चुप रहोगे तब तो बताऊं भाई। हाँ अब बोल लीजिए, अब बोल लीजिए, अब तनु जी सुन रहे हैं, बोलिए। देखिए अभी ये खुद कह रहे थे कि मैं मार्केटिंग का मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूँ। हाँ अरे फिर मेरे तो पास जरा अपने नेताओं को ही थोड़ा मार्केटिंग मैनेजमेंट समझा देते कि किस तरह से लोगों के बीच जाया जाता है, उनकी भावनाओं को समझा जाता है। तो सिर्फ ज्ञान अपने तक सीमित रखना और अपने ज्ञान में ही बस महिमा मंडित करना, आत्मसलाघा पढ़ना कि मैं ही सब कुछ जानता हूं, मैं समझता हूं कि सारी बातों से स्पष्ट हो जाता है। और एक एक बात का अगर जवाब दे दूं मैं, आप समय देंगे तो निश्चित रूप से जवाब दूंगा। ठीक है, नहीं आपको मैंने लगता आपकी है बात कि में पहले आपको भी कहा जिन कि 10 जिन वर्ष- सवालों से सीधा सरोकार बीजेपी का पड़ रहा है, आप उन सवालों का जवाब दीजिए। आपके पास जी। समय है, हमारे पास समय है, आपको दे भी रहा पता है हूं ना। कितना समय है, आप मैं कितने दे रहा अच्छे हूं तरीके से जवाब दे सकते हैं, आप दीजिए। मैं दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं जी। आतंकवाद पर मैंने जवाब दे दिया हाँ। कि अब जहां तहां पार्क में, बस में, ट्रेन में धमाके नहीं होते। समझ में आ गया होगा लोगों को। किसान पर जो संजय जी ने प्रश्न उठाए थे, मैंने बता दिया कि उनके जो राज्य मंत्री थे केटी थॉमस, उन्होंने कह दिया था सदन में कि सरकार एमएसपी पर कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। अब जहां तक प्रश्न है बेरोजगारी और महंगाई की बात, वो भी मैंने कह दिया कि पिछले टर्म में जब 2014 में मनमोहन सिंह जो ख्याति नाम अर्थशास्त्री थे, दो अर्थशास्त्री, चिदम्बरम एंड मनमोहन सिंह, उस समय डबल डिजिट में इनकी इन्फ्लेशन रेट हुआ करती थी। कम से कम हम लोगों ने डबल डिजिट तक आज तक उसको जाने नहीं दिया, रोक कर रखा है। अब जहां तक बेरोजगारी में प्रश्न है, मैं कह रहा हूं कि प्राइवेट सेक्टर में आप देखें, इनके मतलब नौकरी का मतलब इनके लिए होता है सिर्फ सरकारी नौकरी। प्राइवेट सेक्टर्स में जो आज निश्चित रूप से बूम आया है, चाहे स्टार्टअप के माध्यम से हो या फिर जो इन्वेस्टमेंट एफडीआई आ रही है उसके माध्यम से हो, निश्चित रूप से एक सकारात्मक माहौल है जहां युवाओं को मौका मिल रहा है जो सक्षम और योग्य लोग हैं। लेकिन सरकारी लेकिन नीतियों को इनको लेकर लगता है बहुत कि सवाल समूह उठे हैं को प्रदीप उसमें- सिन्हा जी, इस पर आप जरूर हाँ मेरे साथ मिलाएंगे। सरकारी नौकरियों को लेकर बहुत सारे सवाल जी, उठे जी, हैं, जी। नियुक्तियां कम हुई हैं। जी जी, अभी 10 लाख नियुक्तियों का मैं समझता हूं कि जो नियुक्ति पत्र था वो वितरित किया गया है पिछले 2 सालों के अंदर, और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से। कहीं कोई घूस की बात सामने नहीं आई, जो पहले हुआ करता था कि नौकरी बेच दी गई। अभी हाल के एग्जाम में क्या हुआ झारखंड में, सीजीएल के एग्जाम में JSSC सारी पत्ते खुल गई कि कौन विधानसभा का सचिव बैठा हुआ था जो काले कारनामे कर रहा था अपने कुनबे के साथ, और वैसे सारे लोग जो काले धन पर आज रोना रो रहे हैं, पंकज मिश्रा पर एक शब्द उनके जुबान से नहीं निकलती, और उसी काले धन के चपेट में मुख्यमंत्री आज जेल में विराजमान है, उस पर इनकी बात नहीं। चलिए अब हो गया, जवाब तो मिला नहीं लेकिन आपकी लेकिन निश्चित देखिए रूप से प्रदीप जी, चाहूंगा कि मुझे ये लगता है, मुझे एक बात कहनी है मैं बस एक क्या चीज मैं बोल रही हूँ, चाहता हूँ मैं बस कि जवाब क्या मिला? मैं एक सवाल सिर्फ कह देती हूँ, फिर संजय जी से सवाल। मैं ये कह रही हूँ, तनु जी मैं एक चीज, आप लोग सब मेरी बात सुनिए। क्या राजनीति का मतलब ये है? जवाब होगा क्या? सिर्फ एक चीज सुन लीजिए प्रदीप जी, अगर मैं गलत होंगी तो प्लीज करेक्ट मी। जिसने घोटाला किया भारतीय जनता पार्टी, वो अरे जेएसपी छोड़िए, की बात कर रही अच्छा, है। तनु जी, मैं ये कह रही हूँ, अध्यक्ष जेल गए आपके कार्यकाल में, आप नहीं, क्या बात कीजिए? मुझे मेरी बात आपको सुनी होगी, आपके लेकिन रिलेटिव से क्या आप लोग यही है, आप लोग यही है, मतलब अगर आपके मुझे द्वारा बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा जो जेपीएससी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष JSSC पे भी सवाल लेंगे। अभी तक जांच चल रही है, व्यापम की जांच चल ही रही है। चरित्र को समझ चुके हैं। अब जी प्रदीप जी, एग्जाम कैंसिल हो गया, इनकी तरह एग्जाम लेने का काम नहीं किया सरकार ने। प्रदीप जी सुनिए ना, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही, लेकिन मैं ये जरूर पूछूंगी, मैं इसलिए पूछूंगी क्योंकि ये हमारे राज्य का मसला है, हमारे भविष्य का मसला है। आप ये बताइए कि क्या जेएमएम ने किया तो बीजेपी भी करेगी, क्या बीजेपी ने किया तो कांग्रेस भी करेगी? यानी अगर उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा क्यों ना करूं? अगर यही राजनीति है तो फिर ऐसी राजनीति से किसका भला होने वाला है? एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए, ये मेरा सवाल है। मुझे भी कुछ कहना है। बस मेरे इस सवाल का जवाब मैं प्रदीप जी से ले लेती हूँ, फिर आप सवाल कीजिएगा। मुझे बताइए कि ऐसी राजनीति से किसका भला होगा कि अगर वो बेईमानी कर रहा है तो मैं भी कर लूं, अगर उसने बेईमानी किया है तो मैं क्यों ना करूं?
ये क्या किसका भला करेंगे? ऐसे राजनीतिक पार्टियां किसका भला करने वाली हैं? प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मिल बांट के खाओ। अरे और मैं सबके साथ चुप खिला रहूंगा। दिया, ये देश का पैसा, पोस्टर लगा है देश ना का कि पैसा झारखंड दे झुकेगा दिया। नहीं, इनको ना लगाना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये कहा है। संजय जी, आप भी सवाल पूछ ही लीजिए। देखिए, मैं चाहता हूं कि हम लोग अब फोकस करें आपके विषय पर जो आपने शुरू में रखा था, आने वाले लोकसभा चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल, अरे 400 वही मैं कह रही हूँ कि पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, बहुत अहम संजीदा विषय है। मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूँ। अब उस पर मुख्यमंत्री सार्वजनिक होता है, सबको नहीं नहीं होता है। तनुज जी, ऐसे नहीं, भी बोलिए ना, हम लोग हाँ मैं समझ रही हूँ, उनको भी मैंने कहा, उनको ही मैंने कहा, लेकिन इस तरीके से नहीं। मैं आरती जी चाहता हूँ बहुत आराम से जवाब दे रहा हूँ। विषयांतर नहीं हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपके स्टूडियो का एयर टाइम महत्वपूर्ण है। हाँ। आपके दर्शक यहाँ पर गंभीर शैली की डिबेट को सुनने के लिए बैठते हैं। बिल्कुल, आप अपना सवाल कर लीजिए। बहुत सिंपल, इनका 400 और पिछले चुनाव का जो आंकड़ा है, मैं उसके सामने दोनों को रखता हूं, आप देख लीजिए। 210 सीटें थी लोकसभा की 12 राज्यों में, उसमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 210 में 198 इनको मिला था। 94% इनका था स्ट्राइक रेट। और बाकी जो राज्य हैं उसमें 285 जो सीट्स हैं उनमें स्ट्राइक रेट इनका था 40%। ये एग्जैक्ट डेटा है जो भी एक्सिस मार्ग में आया है। अब हमें ये बताइए कि 210 में इनको जो 198 आया, उसमें कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट्स है। अब 28 लोकसभा सीट्स में ये मैक्स कर गए थे, अब कहाँ जाएंगे ये? ऐसे 198 से जब ये नीचे उतरना शुरू करेंगे, सांप सीढ़ी लूडो में खेलते थे बचपन में हम लोग, तो ये जानते हैं कहाँ पहुँचेंगे? ये पहुँचेंगे उस फिगर पर जहाँ मैं देख रहा हूँ। ये बहुमत में नहीं आने वाले हैं। और मैं पंडितरी नहीं करता हूँ, मैं ना कोई सेफोलॉजिस्ट हूँ, मैं देश के मतदाताओं का रग को महसूस कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि ये देश का जो राजनीतिक मिजाज है तेजी से बदल रहा है। रामलला की मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के बाद अब शंभू बॉर्डर पे जो हो रहा है वो रामलला भी देख रहे हैं। 5 साल के रामलला को ये निर्ममता देखकर अच्छा नहीं लग रहा उनको राम राज में इतना उत्पीड़न, इतना अत्याचार नहीं अच्छा लग रहा है। जिनके खेतों से, खलिहान से रिश्ता है पूरे देश का, जिनके अनाज से पेट भरता है, उन गरीबों का सवाल हो जाए तो आप जवाब भी ले लीजिएगा संजय जी। ये जो पूरा नैरेटिव बीजेपी बना रहा है ना, ये छंद नैरेटिव है जो हिंदुत्व पर बेस्ड है। हिंदुत्व कुछ नहीं है, एक छलावा है। इस छलावा में एक भ्रम पैदा किया जाता है कि हम बटे हुए हैं। जिस दिन लोग अपने मौलिक मुद्दों पर, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, किसान की समस्या, महिलाओं की समस्या, एकजुट होंगे तो जैसा कि आप जानते हैं वर्ग संघर्ष वो शुरू होगा, वो दिख रहा मुझे। प्रदीप सिन्हा जी तो जवाब देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसी छलावा पर 10 सालों तक सत्ता में रही है बीजेपी या फिर एनडीए। बिल्कुल, ये छलावा इसलिए हुआ क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि तैयार की गई थी बहुत तरीके से, और इसका बैकग्राउंड तैयार हुआ था 1980 में जब भाजपा बना 2 सांसद के साथ, तो राम जन्मभूमि का रथ यात्रा शुरू हुआ। 6 दिसंबर को बाबरी जवाब दे रहे हैं आपको, उस पर हम कभी और बात करेंगे सर। ये पूरी कहानी है, कहानी अभी रुकिए, अभी सुन लेते हैं ना। आपने जो इतना सवाल किया उसमें क्या जवाब देते हैं? जी प्रदीप जी बोलिए ना, टाइम थोड़ा कम ही है, बताइए आप बोलिए। जी अभी आपने सुना होगा कि हिंदुत्व एक छलावा है। हाँ, मैंने इसीलिए सवाल भी पूछा। कहा कि राम जी भी एक काल्पनिक पात्र है। हाँ। राम जी मैंने नहीं कहा, काल्पनिक नहीं कहा, तो इनकी जो मैंने कहा रामलला भी दुखी है। आपने कहा अभी कि हिंदुत्व एक छलावा है, अभी आपने कहा। संजय जी आपके बीच में जो मैं नहीं बोल रहा था, प्लीज सुन लीजिए ना। आपने भी कहा, मैं सुन रहा थी आपकी बात को। आपने कहा ना कि हिंदुत्व एक छलावा है। हम लोग शुरू कहाँ से किए थे और कहाँ पर आप पहुंचे हैं? आपके पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जो एफिडेविट दिया था कोर्ट में कि राम जी काल्पनिक थे, तो वो निश्चित रूप से उसी ट्रैक लाइन पे आप चल रहे हैं। और जब किसान के मुद्दों को लेकर चिंतित हैं, उनको ये बताना चाहिए कि अपने कार्यकाल में 10 वर्षों में उन्होंने कितना आवंटन दिया था कृषि क्षेत्र के लिए। मैं बताऊं आपको
कि 2004 से 14 तक 27,000 करोड़ रुपए कृषि का बजट हुआ करता था, जी मात्र 27,000 करोड़। सुनिएगा ध्यान से। और अभी 2014 के बाद से जब हमारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आई, 2014 से 24 तक का आंकड़ा है 1.25 लाख करोड़ का। आप समझ सकती हैं कि लगभग 5 गुना हमने कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन किया है बजट में। तो फिर भी किसान खुश नहीं है सर, फिर भी किसान नाराज हैं। देखिए किसान अपने, आपको मैं बता रहा हूं ना, सिर्फ क्या पंजाब के किसान पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और एक चीज आपको बता दूं, आप जो बोल रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर इतनी चिंता व्यक्त कर रही हैं, ठीक उसके बाद नहीं, ये मेरी पर्सनल चिंता नहीं है सर। मैं आपको ये बहुत क्लियर कर दे रही हूँ, ये मेरी पर्सनल चिंता है। ये डिबेट इसलिए है कि आप राजनीतिक दल ही हमारा भविष्य तय करते हैं, आप एजेंडा सेट करते हैं, उस एजेंडे पर पब्लिक जाती है, वोट करती है। तो आपके एजेंडे में क्या क्या है ये पब्लिक को पता होना चाहिए। सुन लीजिए ना। हाँ वही मैं कह रही हूँ, आपने ऐसी बात कही तो मुझे बीच में इंटरप्ट करना पड़ा। प्रदीप जी देश के बोलिए। प्रधानमंत्री क्या बोलिए, जब 2020 में किसान आंदोलन देश के शुरू हुआ, प्रधानमंत्री माफी मांग रहे हैं और ये अपने पार्टी को और गर्त में ले जा रहे हैं ये बोल करके। अरे यार ले चुप तो रहो जाइए भाई, कम से फिर कम यार डिबेट का भाई ये तमीज सब तो अपने सीख लो घर भैया। तक रखिए। प्रदीप सवाल जी मुझसे किया गया है, आप सवाल अपना मुझसे प्रश्न, किया मैं गया है। समझ रहा हूँ आपका जवाब देने फ्रस्ट्रेशन दीजिए ना आपके हमको, पास उसके बाद आप प्रति। दीजिएगा। आप तो और आपके उनको पास गर्त भी में ले जाएंगे जाने वो। का काम कर रहे आपके हैं, पास भी जाएंगे ना वो, किसानों को गाली दे रहे हैं आपके पास चैनल भी पर जाएंगे आकर वो। के। क्यों इस तरह अरे से आपके आप उत्तेजित हो रहे हैं? नेता नरेंद्र देखिए, मोदी जी ने इस तरह माफी से मांगी डिबेट थी, नहीं क्या होता। कर रहे हैं चलिए आप? फिर से मुझे लगता है कि हमें एक ब्रेक जरूर लेना पड़ेगा। कुछ बातें हैं जो किसान आंदोलन को लेकर ये चर्चा कहाँ से शुरू हुई थी और हम किसान आंदोलन पर आ चुके हैं। प्रदीप जी हम लौटेंगे, ये जवाब कंप्लीट करेंगे। तनु जी हम आएंगे वापस, हमें ब्रेक भी लेना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं। हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे, बड़ा जिम्मा भी है अभी प्रदीप जी आपके ऊपर, तो लोकसभा चुनाव है, कुछ ही महीनों बाद फिर विधानसभा चुनाव भी है। लेकिन अब सीधे सीधे आप पर आते, कोई सवाल कोई नहीं, ना कांग्रेस की तरफ से ना जेएमएम की तरफ से। मेरा एक सवाल है, 370 का माइलस्टोन पार करेगी बीजेपी और 400 एनडीए, उसके लिए क्या तैयारियां जो पिछले दिनों से चल रही थी और जो 100 दिनों का एक एक्स्ट्रा टास्क मिला है वो एनफ होगा, मोर देन एनफ होगा लोकसभा चुनाव में ये माइलस्टोन क्रॉस करने के लिए? देखिए निश्चित रूप से आज जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री जी ने कहा है अपने कार्यकर्ताओं से कि अगले 100 दिन तक के लिए आपकी जिम्मेदारी क्या है, लोगों के बीच जाए, जो लोग हमसे दूर हैं उनसे मेल मिलाप बढ़ाएं, उनको विश्वास में लें, अपने नजदीक लाए। तो निश्चित रूप से उस योजना पर पार्टी के कार्यकर्ता भी काम करेंगे। लेकिन अभी आपने जो सवाल किया उसके पहले जो उसकी पृष्ठभूमि में जो सवाल थे, अब जब आपने सवाल मुझसे किया उसके पहले ही तनुज खत्री ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया और मुझे बोलने नहीं दिया, मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। और उनको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि आज ही के अखबार में ये आपका कैमरामैन ये दिखा देगा, कृषि विभाग फिसड्डी और किसानों को लेकर जो दोनों लोग बैठे हुए हैं, संजय जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, किसानों को लेकर बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अपने राज्य में इन्होंने कृषि विभाग का क्या हाल करके रखा है, जिस विभाग में पैसे खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं इनके लोग, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार किस दिशा में जा रही है। और एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि 370 का जो लक्ष्य है, प्रधानमंत्री जी ने कोई ऐसे ही नहीं बोल दिया। जो लोग अभी कह रहे थे ना कि 400 सीटें कैसे ले आएगी बीजेपी, तो उनको याद दिला दूं कि ममता बनर्जी तो अलायंस की पार्टनर है ना, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने चुनौती दी है कि 40 सीटें लाकर दिखा दीजिए आप। तो पहले अपने अलायंस के भीतर की ही चुनौती को स्वीकार कर लें। भारतीय जनता पार्टी की बात छोड़ दें, हम तो चूंकि विरोधी दल है, हम उनको कम आंकेंगे भी, उनको चुनौती भी देंगे। बंगाल का खास तौर पर जिक्र हुआ इस अधिवेशन में, अंदर से जो बंगाल का खास तौर से जिक्र हुआ है जी इस अधिवेशन में। राजनाथ सिंह ने कहा है कि संदेश बंगाल खाली भी पर मुंह नहीं जीतेंगे। खुलता इनका, संदेश खाली पर इनका मुंह नहीं खुलता। संदेश खाली में जो संदेश घटना खाली हुई को है, लेकर ही था। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है जी, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। और अभी जब आप प्रश्न करेंगी तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जो लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं किसानों को लेकर, उनसे एक प्रश्न जरूर पूछ लीजिएगा कि झारखंड में कृषि विभाग की बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है कि मात्र 16.25% जो एलोकेटेड बजट था उसका राशि खर्च कर पाए। तो उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई करेंगे या फिर सरकार माफी भी मांगेगी राज्य के किसानों से? देखिए तनु जी बोल चुके हैं प्रदीप जी, और मैंने इसीलिए कहा कि मुझे इनको सुनना बड़ा पसंद है। ये अपनी बातें खत्म करके बिल्कुल शांत स्वभाव के आपको मौका दे देते हैं बोलने का। मैं बस एक सवाल, देखिए अब आप लोग सवाल जवाब बहुत कर चुके हैं, मेरा सवाल जो है आप बस उनका जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष का मुंह बंद है, विपक्ष कुछ बोलता नहीं, चाहे वो बंगाल की बात कर ले कुछ भी। लेकिन क्या जेएमएम के पास वो इतना कॉन्फिडेंट होगा
कि 12 सीटों के मुकाबले अगर इस बार 14 सीटों के दावे कर रही है बीजेपी, तो विजय रथ को रोक पाएगा जेएमएम कांग्रेस के सहयोग से, आरजेडी के सहयोग से? कुछ स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग ऐसी? क्योंकि जो अब तक नजर आ रहा है वो मुझे तो कम से कम नाकाफी लगता है, मेरे साथ साथ बहुतों को नाकाफी लगता है। वजह क्या है? देखिए आरती जी, जब हम लोग फैक्ट्स की बात करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं, तो पता नहीं क्या दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी को वो समझ नहीं आता है और वो समझना नहीं चाहते हैं। इसलिए वो व्यक्तिगत आरोप लगाने लग जाते हैं, पैनलिस्ट पर भी आरोप लगाने लग जाते हैं कि आपका इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस तो फिर छोड़ दे उस बात को, मैं छोड़ दूं, वो बोल लीजिए। नहीं नहीं, तो फिर वो उस सेशन में खत्म हो गया क्या कि उनको आजादी है बोलने की? नहीं, ये दोनों के लिए मैं नहीं बोला। आप मुझे अब मुझे पार्टी बना रहे हैं, अब मुझे पार्टी, मेरे मुंह खुलता है तो आप लोग बोलने को। मैं बस ये कह रही हूँ कि जो चीजें खत्म हो गई है ना, खत्म होने दीजिए। अभी आप ये बातें कर रहे हैं, हम अभी ये बातें कर रहे हैं। एक जवाब नहीं मिला पुलवामा पे, एक जवाब नहीं मिला किसानों पे, किसानों को बांट रहे हैं। माफी मांगी, आपकी पार्टी फटकार लगाएगी आपको। क्या बोल रहे हैं? देश का किसान को बांटने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों को लेकर एक शब्द नहीं बोलते हैं। मुख्यमंत्री जब अपने मित्र जवाब पर एक शब्द नहीं बोलते हैं तो निश्चित रूप से अभी मैं आप ही की तारीफ कर रही हूँ कि आप आराम से अपने मुख्यमंत्री प्रदीप जी मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए आप। प्रदीप जी मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए आपसे। 2 मिनट तनु जी, मैं उनको बोल लेती हूँ, मैं उनको बोल रही हूँ। बीच में बोलने से कैसा लगता है? बीच में प्रदीप जी मुझे सिर्फ 2 मिनट का वक्त दीजिए, ऐसे नहीं होता है। प्रदीप जी सिर्फ 2 मिनट का वक्त दीजिए ना, सिर्फ 2 मिनट का वक्त दीजिए। तनु जी, हाँ चलिए। तनु जी बाकी चीजों को छोड़ के आप पहले ये बताइए, जो सवाल मैंने किया आप उसका जवाब दिए। प्रदीप जी रिक्वेस्ट है आपसे, सुनिए। प्रदीप जी आप बोल चुके हैं, प्रदीप जी थोड़ा 2 मिनट का वक्त दे दीजिए। सुनते हैं ना तनु जी को, वो अपनी तैयारियां कैसे बता, आपके लिए भी फायदेमंद होगा। जरा सुनिए तो, जरा सुनिए, आपके लिए भी फायदेमंद होगा। जी तनुज बताइए। मैं सुन रहा हूँ। ऐसे लोग नहीं छोड़िए, आप तैयारियां बताइए अपनी, रहने दीजिए ना इनकी बातें। पता क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनिए तो पूरा। हाँ बताइए। आप लोग सब बायस नहीं होना है, सुनिए सुनिए। ठीक है, सुनाइए। आपके दर्शक और झारखंड की जनता देख रही है। ऐसे लोग, अरे आज एक कोई भी व्यक्ति होता है ना, चाहे मंदिर मस्जिद गिरजाघर में अगर एक पंखा भी देता है ना दान में, उसमें भी कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखाता है। लेकिन इलेक्टर, फिर आप बीच में मत बोलिए। प्रमोशंस की बात कर रहे हैं आप। मैं क्या बात करूं आपको, आप बताऊंगा मैं ना। मेरी बात तो मैं बताऊंगा ना। ठीक है, अब फिर से बोलना होगा, आप फ्लो मत तोड़िए। नहीं ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। शुक्रिया, बहुत आपका शुक्रिया। जब एक व्यक्ति, अदना सा व्यक्ति, आम इंसान भी, चाहे मैं हूं चाहे आप हूं चाहे कोई हो, वो जब मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में जब पंखा भी देता है ना आरती जी, उसमें भी बोल्ड लेटर में अपना नाम लिखाता है। एक कचहरी रोड से अगर 100 रुपए का 50 रुपए का गमला पौधा भी खरीदता है तो उसमें भी अपना नाम लिख देता है। तो ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के आए थे कि चंदा लेते जाओ और नाम नहीं आएगा उसमें। अब पता चलेगा ना। इनके लिए तो देश के एक नेता ने संसद में यही कहा था कि दुनिया में आए हो तो कुछ काम करो और चंदे के पैसे से जलपान करो। यही है भारतीय जनता पार्टी कि दुनिया में आ गए हैं तो कुछ तो काम करना है और चंदा का पैसा से जलपान करना है। अब जवाब देते नहीं बनेगा। कहां से आया 95% पैसा आपके पास? अब नाम, ये तो अध्यादेश लाने की तैयारी कर रहे होंगे। अधिवेशन में अध्यादेश पर बात हुई कि नहीं हुई, ये भी बता दीजिएगा। प्रदीप जी आप तो नहीं गए, आपके और लोग गए होंगे, उनसे पूछ लीजिए दूरभाष पर, मोबाइल में वीडियो कॉल पर। तो आपने माफ कीजिएगा, आपने प्रदीप जी का तो जवाब दे दिया, मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं। आपने पूछिए ना, फिर से पूछूं? ठीक है, आप इजाजत दे रहे, मैं पूछ रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है। पिछली बार 12, इस बार 14, मतलब पूरे 100% विजय का लक्ष्य उन्होंने रखा है। जेएमएम की तैयारियां क्या है? जी अच्छा, मैं बोल देता हूं फिर। एक सब बस एक छोटा सा जवाब दीजिएगा तनुज जी। संजय जी को नहीं, संजय जी को भी बोलना, थोड़ा छोटा रखिएगा अपना जवाब। सबको बोलना है, हाँ सभी को बोलना है। हाँ बोलिए तनुज जी, आप ही को सुन रही हूँ मैं, बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, पर आपका सवाल ये है कि कॉन्फिडेंस क्यों है? कॉन्फिडेंस नहीं है, खोखलापन है, ये प्रचार है, हकीकत नहीं है। ये इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, ओवर कॉन्फिडेंट की बात है। नैरेटिव, बिल्कुल ओवर नैरेटिव, झूठी कहानियां कि बोल दो कि 400 हो गया, बोल दो कि ये हो गया।
चुनाव में ना जाकर के जनता के बीच में जाइएगा, तब ना सीटों की बात होगी कि कितना जीतिएगा कि नहीं जीतिएगा। वहां 10 साल और इधर भी 12 सीट अपने है उनके अधिवेशन पास में है। बैठ करके और 400, अरे देश की जनता ना तय करेगी, हाँ। वापस आपको लाएगी। ये समय लगेगा, लेकिन वापस आप 2 पर आएंगे, याद रखिएगा। चलिए जल्दी से जवाब लेंगे। हाँ। झारखंड के संदर्भ में बात करना हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 14 लोकसभा सीट में 14 की दावा ये करेंगे, क्योंकि इनकी आदत पड़ गई है, कृषि विभाग वाला बता दीजिए। इनकी आदत पड़ गई है फ्यूअर की तरह, जो संजय जी, हिटलर कृषि के विभाग वाला जरा बता प्रोपेगेंडा दीजिए। मिनिस्टर थे बोलने का, बहुत चिंता 100 व्यक्त कर रहे लाइज थे आप मेक वन कृषि ट्रूथ। विभाग को लेकर। 100 बार एक झूठ को बोलो, जनमानस के दिमाग में ये बात बैठ जाए और वो सच हो जाएगी कि वो सच हो जाएगा। मैं बदलाव परिप्रेक्ष्य को देख रहा हूं। परिप्रेक्ष्य क्या बदल रहा है? 4 हमारा जनजातीय सुरक्षित क्षेत्र है, एसटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है लोकसभा का। इस बार जो यहाँ के एक बहुत लोकप्रिय नेता के साथ एक पूरा का पूरा जो एक नैरेटिव बनाया गया, उस नैरेटिव में करप्शन और करप्शन से जुड़ा हुआ ईडी का इन्वेस्टिगेशन को मैं एक तरफ रखता हूं। उस विषय पर मेरा नो कमेंट्स, बिकॉज वो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। हाँ। लेकिन एक लीडरशिप को फिनिश करने के लिए एक साजिश थी, वो दिख रही थी। वो साजिश राजभवन में भी दिख रही थी, जो ना जाने क्यों संविधान के किस पन्ने को उलट के ये देख रहा था कि क्या विशेषाधिकार है महामहिम राजभवन में बैठे राज्यपाल को कि वो देश की राज्य की जनता को बिना सरकार के रख सकते हैं। वक्त नहीं है, जवाब तो आपके सवाल का ले लेती हूं। हाँ। जवाब ये है कि इस बार एसटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और बाकी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें जो झारखंड का सामाजिक बनावट है, उस सामाजिक बनावट में बीजेपी कहीं बैठता ही नहीं है। मतलब जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो कहीं सेट नहीं हो पा रहा है, बिकॉज बीजेपी उनका हाथ छोड़ दिया है। हाँ। जिनका हाथ हम लोग पकड़ लिए हैं। हमारे साथ हैं दलित, पिछड़ा, प्रदीप जी सुन रहे हैं आप? आदिवासी। वक्त बहुत कम है, बहुत कंपाइल, बहुत कॉम्पैक्ट जवाब चाहिए, 1-1.5 मिनट में फटाफट बता दीजिए प्रदीप जी। छोटा जवाब दे दूं। हाँ। जी छोटा जवाब दे दूं। कांग्रेस पार्टी से संजय जी बैठे हुए वहां, लेकिन हमारे सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया कि चूंकि मंत्रालय कांग्रेस पार्टी के पास है, कृषि विभाग, तो 16.25% अगर पैसा खर्च होता है अभी तक के 10 महीनों में, तो इसके लिए जो जिम्मेदार मंत्री हैं उसके खिलाफ पार्टी कोई कार्रवाई करेगी और उनसे पूछताछ करेगी। कांग्रेस इस पर कांग्रेस पार्टी चुप रहती है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो सवाल उठाए गए तनुज खत्री के द्वारा, मैं बताऊं कि 2018 से जब ये योजना चालू हुई, 2018 से 23 तक के जो आंकड़े हैं, 16,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में राजनीतिक दलों को चंदा के रूप में प्राप्त हुए। उसमें से 5,500 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को और 10,500 करोड़ बाकी अन्य दलों को मिला। तो आप समझ सकते हैं कि राशि का बंटवारा किस ढंग से हुआ। और जो लोग आज बहुत खुशियां मना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा आ गया, सारी चीजें पारदर्शी हैं। और जहां तक बात थी कि अगर जो दानदाता है उसका नाम नहीं बताया जाए, तो इस लिहाज से किया गया था। इसको समझने की आवश्यकता है कि किसी दानदाता ने देखिए प्रदीप जी, ये मुद्दा तो मतलब ये इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में अगर हम बैठे ना, इस पे जितनी बातें हो रही हैं उसके लिए पूरा एक सेशन, पूरा एक डिबेट सेशन कम पड़ जाएगा, क्योंकि हर पार्टी की अपनी अपनी बातें हैं। आज के लिए तो वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि हमने शुरुआत कहां से की थी और हम अटक कहां पे गए। लेकिन मुझे ये भरोसा जरूर है कि पब्लिक बिल्कुल नहीं अटकेगी, क्योंकि जब रणभेरी बजनी है, अभी डुगडुगी बजने में थोड़ा सा ही वक्त है, लेकिन जब सामने आएगा ना उनके कि किन्हें चुनना है, तो पब्लिक जरूर अपने हिसाब से प्रतिनिधियों को चुनेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तनुज जी, संजय जी और प्रदीप जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त कम है, वरना और भी डिबेट होता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गेस्ट पैनल का, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो 400 पार लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।